नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इनकम टैक्स कमिश्नर प्रीता हरित जी, जो कि IRS ऑफिसर होने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन सम्यक संगठन की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। 22 साल की उम्र में ही आपने IRS की परीक्षा पास की, उसके बाद से अब तक के अपने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, धन्यवाद सबसे पहले तो। और भारतीय सिविल सेवा में मैंने परीक्षा दी थी और पहली बार में ही मैंने परीक्षा पास की थी। उसके बाद एक बहुत लंबा और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। सिर्फ एक ही बार नहीं, 2 बार और भी परीक्षा पास की थी और इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से ज्वाइन किया था। जबकि आप IPS के लिए भी एलिजिबल थी। जी, IPS के लिए एलिजिबल थी और IFS के लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एलिजिबल थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से इनकम टैक्स की नौकरी ज्वाइन की और जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है तब से अब तक। बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। एक सामाजिक काम है। किस तरह का आपको संघर्ष करना पड़ा एक नारी को इतनी कठिन परीक्षा पास करने के बावजूद? आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा कि आप IFS चुने जाने के बावजूद आपने IRS की परीक्षा पास की? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक स्त्री होने के नाते समाज में हमारी क्या स्थिति होती है। अपने परिवार में पिता की बात मानती थी, तो पिता ने बोला IFS मत ज्वाइन करो, IRS ज्वाइन करो, IPS भी मत ज्वाइन करो। तो IPS भी ज्वाइन नहीं किया, IFS भी ज्वाइन नहीं किया और उसी समय पे 2 बार और IPS में सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर पारिवारिक कारण ऐसे बन गए कि पति की तरफ से भी कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया कि मैं IPS की ट्रेनिंग के लिए निकल पाती। तो ये हुआ मेरे साथ। लेकिन मुझे इस बात का कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में रहकर मैंने अपनी जो भी मेरे अंदर योग्यता है, जो मेरी काबिलियत है, उसके अनुसार काम किया और भारत सरकार की सेवा में कर रही हूँ और आगे भी करना चाहूँगी। जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। आप कह रहे हैं किस तरह का संघर्ष रहा, तो मेरे साथ 2 क्वालिफिकेशन हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि मैं भारत के समाज में एक स्त्री हूँ। उसके ऊपर एक और मेरी जो क्वालिफिकेशन है कि वो मैं एक दलित स्त्री हूँ। तो इन दोनों जो मेरी विशेषताएं हैं, उनके रहते हुए मैंने जो संघर्ष किया है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जबकि हर महकमे में है, हमारे देश की प्रधानमंत्री भी बहुत समय तक एक स्त्री रह चुकी हैं, उसके बावजूद इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी आपको इतना संघर्ष करना पड़ा। ये बहुत एक अच्छी स्थिति मैं कहूँगी कि नहीं है। फिर भी आपको समाज से इस तरह का संघर्ष आपके जीवन में रहा, तो उसका कुछ झलक हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाइए। देखिए, आप भी एक स्त्री हैं। बिल्कुल। और आप, हमारा और आपका संघर्ष लगभग समान रहा होगा, क्योंकि आप जिस ऊंची पोजीशन पे आप बैठी हैं और या मैं बैठी हूँ या और हमारे समाज की जो लेडीज पहुँचती हैं, वो जीवन में हर समय एक तरह का चैलेंज लेकर चलती हैं। तो बहुत से लोग, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो उस चैलेंज के सामने झुक जाती हैं, हार मान लेती हैं, तो वो फिर वहाँ पर उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाती। और जो उस चैलेंज को स्वीकार करती हैं और उस चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करके अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए निकल पड़ती हैं, वो आज आपकी और मेरी जगह पहुँच पाती हैं। इसमें बताने वाली बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम अपने साथ हुई दुर्घटनाओं या परिस्थितियों का बखान करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी स्थिति के विक्टिम हैं, जबकि मैं ये मानती हूँ कि मैं विक्टिम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि मैंने उन स्थितियों के साथ संघर्ष करके उन पर विजय पाई है। तो आज मैं विक्टिम नहीं हूँ, इसलिए मैं उन स्थितियों की चर्चा नहीं करूंगी। अब उन सब स्त्रियां जो ऊपर उठना चाहती हैं, उनके लिए इस तरह से कोई संदेश दीजिए, ताकि उससे संदेश तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, अपने जीवन में कभी भी किसी से भी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि जो कुदरत का नियम है कि इस सृष्टि में सभी पुरुष और नारी सब अपने अपने रोल लेकर आए होते हैं।
तो कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्त्री किसी पुरुष से कभी कम नहीं होती। लेकिन चूंकि ये पुरुषवादी समाज है, और आज से नहीं सदियों से ये पुरुषवादी समाज है, तो कुछ ऐसी स्थितियां बन गई होंगी उस समय पे कि स्त्री को हमेशा कमतर आंका गया, और उस कमी के साथ उसने जीना सीख लिया। समझ लीजिए एक लेड बैक एटीट्यूड हो गया अपने लिए, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार में, अपने लाइफ के लिए। उसको करते करते हम आज इस स्थिति में आ गए कि हम अपने आप को हम कम ही समझते हैं। सभी लोग, सब लेडीज अपने आप को अपने घर के पुरुषों से कम समझती है। मैं बस उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि वो भी बराबर हैं, उसमें उतना ही बुद्धि है, बल्कि मैं समझती हूँ कि मैनेजरियल स्किल्स लेडीज में ज़्यादा होते हैं। एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं हम लोग, एक साथ घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, सामाजिक स्थितियां भी संभालते हैं, रिश्तेदारों को भी संभालते हैं। यहाँ तक कि आजकल बड़े बड़े काम भी लेडीज़ कर रही हैं, जो बड़े चैलेंजिंग, बड़े टॉप के जो बिजनेसेस हैं और करियर्स हैं, उनको भी मैनेज करती हैं और बहुत सक्सेसफुल होती हैं। तो ये उनकी खूबी है। मैं सभी को यही संदेश दूंगी कि अपने को कम ना समझें और जो भी काम करें उसमें अपना पूरा 100% दें। बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये संगठन किस तरह की गतिविधियों में रत है और क्या इसके प्रमुख किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप चले हैं और उन पे आप क्या काम कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे और क्या करना चाहते हैं आगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुजन सम्यक संगठन एक सामाजिक संगठन है और मैं प्रीता हरित IRS उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको डॉक्टर अंबेडकर की भी बताना चाहूँगी और अपनी ज़िंदगी की भी बताना चाहूँगी। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सभी जानते हैं, हमारे देश के संविधान निर्माता थे और एक अछूत समाज के व्यक्ति थे। और अछूत होने के कारण उन्होंने हमारे समाज में, आप जानते हैं कि हमारे देश में जातियाँ हैं, सिर्फ विश्व में एक हमारा ही ऐसा देश है जिसमें लोग जातियों में बंधे हुए हैं। जन्म के आधार पर जाति बनती है, जाति के आधार पर व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण होता है कि व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, ऊंचा है या नीचा है। उसके साथ छुआछूत का, भेदभाव का बर्ताव होता है और ये बर्ताव सदियों होता रहा। उसी समाज में डॉक्टर अंबेडकर जन्मे थे। तो उनकी जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी, उस समय उन्होंने जो संघर्ष किया, जो छुआछूत से मुकाबला किया, जो उन्होंने अपने आप को उन्होंने जैसे कि उस समय पे निखारा, अपने व्यक्तित्व को निखारा, पढ़ाई की, शिक्षा हासिल की। उसके बाद उन्होंने इस देश में जो जातियों में बटे हुए लोग थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे, उनके लिए काम किया, उनकी समानता के लिए, मानवता के लिए काम किया। सबको समानता के अधिकार दिलाए, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो दिलाए। तो उन अधिकारों के आधार पर, क्योंकि मैं भी उसी दलित समाज की लड़की हूँ, अछूत तो मैं नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन हमें अछूत माना गया सदियों से। आज देश में छुआछूत एक अपराध है और क्रिमिनल ऑफेंस है। बावजूद उसके सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत न हो, लेकिन मानसिक छुआछूत आज भी मानी जाती है। हर व्यक्ति अपने मन में ये लेके चलता है कि ये व्यक्ति हमसे योग्यता में कम है क्योंकि ये नीची जाति का है, छोटी जाति का है। तो ऐसे समाज में जब मैं पैदा हुई तो बहुत जल्द ही अपने पिता के मार्गदर्शन में मुझे डॉक्टर अंबेडकर की जानकारी हुई। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से मेरा परिचय हुआ। तो बहुत बचपन में ही मैंने अपने लिए, अपने पिता के गाइडेंस में, मैंने अपने लिए अपना जीवन का मुकाम अपना तय कर लिया था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। IRS तो मैं बस सर्कमस्टांसेस की वजह से IRS में आई। तो IAS ऑफिसर मुझे बनना है और अच्छी शिक्षा के पिताजी भी चाहते थे हमारी शिक्षा। तो मैं करते करते आज इस स्थिति में आई। चूँकि अपने लिए तो किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने परिवार में सभी आते हैं, आप जानते हैं। तो अब अपने समाज के लिए एक मन में एक जिम्मेदारी की भावना थी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने सर्विस में रहते हुए, मैं अभी भी सर्विस में हूँ, मैंने अपने समाज को बढ़ाने के लिए, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज की समानता के लिए, समाज के मान सम्मान के लिए एक संघर्ष किया था। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के कारण मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं अपने परिवार को और अपने घर को संभाल सकती हूँ। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने समाज को भी संभालूँ। बस उन्हीं के कदमों पर चलते हुए मैंने
संगठन का एक हमने निर्माण किया, बहुजन सम्यक संगठन का। और बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से देश के गांव-गांव में जा रही हूँ, बच्चे बच्चे को जोड़ रही हूँ, देश के हर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछाड़े हुए को एक कर रही हूँ। और न सिर्फ दलितों और शोषितों या ओबीसीज के लिए, बल्कि जो तथाकथित सवर्ण जाति के लोग होते हैं, ऊंची जातियों के लोग होते हैं, उनके मन में भी ये बात पैदा कर रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा, योग्य या अयोग्य नहीं होता। उसके अंदर अपनी काबिलियत होती है। यदि उसको आगे बढ़ने के अधिकार मिले, यदि उसको समान अवसर मिले, यदि उसको समान शिक्षा मिले, यदि उसको हर तरह का एक मान सम्मान मिले, तो उसके अंदर की योग्यता को हम पूरी तरह निकाल के ला सकते हैं बाहर। उसके आधार पर हमें उसको समाज में उसको काम देना चाहिए। तो ये भावना मैं उनमें पैदा करना चाहती हूँ। आपको यहाँ पे रोक के एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में है जी, कि क्या जो SC/ST के लिए अभी तक कितने सालों से आरक्षण जो चला आ रहा है, क्या वो कंटिन्यू रखना चाहिए, या उनको बजाय नौकरियों में इस तरह का आरक्षण देने की बजाय हम क्यों ना उनको पढ़ने की सुविधाएं, आगे बढ़ने की सुविधाएं दें, ताकि वो अपने आप को योग्य बना सकें और उन परीक्षाओं में बैठ सकें, जबकि बजाय कि वो एक आरक्षित उस पे ये आते हैं। मैम, एक बहुत बड़ी लोगों के मन में ये धारणा है, जब भी हम किसी डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी भी डॉक्टर या किसी भी अच्छी पोस्ट पे किसी भी दलित वर्ग से ऑफिसर्स को देखते हैं, तो एक मन में लोगों के काफ़ी है कि ये बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं क्योंकि इनके लिए आरक्षित सीट है। ये काफ़ी हद तक लोगों के मन में है ये बात। तो उसको लेके क्या ये ज़रूरी नहीं होगा कि इस आरक्षण को ख़त्म करके उनके लिए सुविधाएं आरक्षित की जाएं, बजाय एक सीट आरक्षित करने के लिए बजाय उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो उस सीट पर आने के योग्य बन सके। ठीक, बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने उठाया है, और ये सवाल सिर्फ आपके ही मन में नहीं है, मेरे ख्याल है देश के हर उस व्यक्ति के मन का ये सवाल है जो कि उच्च जाति का है कि आरक्षण क्यों, आरक्षण खत्म क्यों नहीं कर देना चाहिए। मेरे प्रश्न को समझ में, मैं आपके प्रश्न को क्यों नहीं आरक्षण क्यों, मैं आपका प्रश्न नहीं है। नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ गई। मैम, ऐसा है कि ये बात सभी समझते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ पे हम बिलो इनकम, बिलो पॉवर्टी लाइन पे अगर हम एक हिंदू समाज का परिवार रखें, हिंदू या किसी भी समाज का, और एक दलित परिवार का समाज रखें, तो बाकी का समाज उन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखता है। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि आरक्षण को ना बढ़ा करके हम ऐसी स्थितियां पैदा करें कि हर व्यक्ति जो है समान शिक्षा प्राप्त करे और फिर वो उनको अच्छी सीटें मिले, आपने यही कहा। हाँ, वो बाकी सबके साथ compete करने के लायक उसे बनाया जाए। देखिए, एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण देना चाहूंगी कि एक रेस हो रही है, मान लीजिए एक दौड़ हो रही है, मैराथन कर लीजिए या स्प्रिंट रेस हो रही है। उसमें जब लोग रेस लाइन पे खड़े होते हैं तो सब एक बराबर उस पे खड़े होते हैं, सब बराबर भागना शुरू करते हैं, सबको बराबर समय मिलता है, सबको बराबर दूरी तय करनी होती है, ठीक है, सब अपनी तैयारी से आते हैं। ये जिंदगी जो भारत के समाज में जो जिंदगी है हमारी, इसमें जातियां हजारों सालों से चली आ रही, तो व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर इतने पिछड़ गए हैं, अनुसूचित जातियों के लोग, SC और ST के लोग, कि वो उस रेस में उस बराबर की लाइन पर नहीं खड़े हैं। वो कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, कोई और बहुत पीछे खड़ा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये जो हमारे संविधान में ये जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, ये प्रावधान इसीलिए किया गया कि आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवाओं में कुछ ऐसे पद क्रिएट किए जाएं परसेंटेज के आधार पर, जिसके आधार पर कुछ लोगों को उन आरक्षित सीटों पर रखा जाए, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों को, और उस आरक्षण के माध्यम से वो बराबर के स्तर पे आ जाएं, भर्ती के लेवल पे एडमिट हो जाएं, नौकरियों में आ जाए। उसके बाद उनको जैसी भी सर्कमस्टांसेस है नौकरियों के, उसमें वो आगे बढ़े।
तो मैं समझती हूँ कि आरक्षण एक संविधान के माध्यम से एक प्रावधान किया गया है और ये बहुत ही ज़रूरी है उस समाज के उस वर्ग को उठाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए, जो वर्ग इस देश में मानसिक हीनता के दौर से सदियों गुजरा, उनको बराबर हमें लाना है। और जो आपने बात कही कि उनको हम समान शिक्षा दें, समान अवसर दें, तो समान शिक्षा और समान अवसर के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि सबको जो है सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जैसी भी आज की शिक्षा का सिस्टम है, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल भी हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं दिल्ली में पढ़ी थी, तो मेरी एजुकेशन सिर्फ सरकारी स्कूल की ना होकर मेरे पिता की भी मेरे ऊपर संस्कार है और मेरा खुद का भी प्रयास है। तो सरकारी स्कूलों में वैसी पढ़ाई होती नहीं है जिसके आधार पे हम सोचें कि हर बच्चा बराबर आ जाएगा। और जब तक कोई उन्हीं सुविधाओं, एक बात बोल रही हूँ, जब तक व्यक्ति के दिमाग में वो जो एक हीन भाव भरा हुआ है ना कि ये व्यक्ति जो है जन्म के आधार पर छोटा है, उस हीन भाव को खत्म जब तक हम नहीं कर लेंगे तब तक आरक्षण को रखना जरूरी है। आरक्षण का उसमें क्या रोल है? आरक्षण का उसमें ये रोल है कि उस वर्ग का समाज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों का समाज में आज तो रिप्रेजेंटेशन है, उस समय पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उन लोगों को समाज में एट पार लाने के लिए आरक्षण रखा गया और एक सीमा तक उसको रखा जाना चाहिए जब तक कि वो वर्ग पूरी तरह से सामाजिक और भावनात्मक रूप में बराबर ना आ जाए, समाज में बराबर ना आ जाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से उसको वो स्थिति हासिल ना हो जाए, तब तक तो आरक्षण कानूनी मिलना ही चाहिए। इसीलिए ये मिल रहा है। इसको हम आज खत्म कर दें, चलिए मैं आपकी बात कहती हूँ कि आज हम उसको खत्म कर दें, उसके बाद क्या होगा कि जो आज सरकारी सुमोटो खत्म करने की बात नहीं है, सुनिए उसको खत्म करने के मेरी बात को होने दीजिए। आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आज हम आरक्षण खत्म कर देते हैं तो सरकारी नौकरियों में बहुत सारा बैकलॉग है, बहुत सारे पद भरे नहीं जाते, 4-4, 5-5 साल तक वो इसलिए खाली पड़े रहते हैं कि ये कहते हैं कि इन पदों को भरने के लायक क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उनको भरा नहीं जा रहा। फिर धीरे धीरे उनको जो है जनरलाइज कर दिया जाता है। तो उन लोगों के लिए जो पद बने थे, जो प्रावधान किया आरक्षण का, उन लोगों तक वो आरक्षण नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को शिक्षा का वो स्तर ही नहीं मिला कि वो वहां तक पहुंच सके। मैं आज दिल्ली में हुई, बस समझ लीजिए मेरी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी कि मैं दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पढ़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहीं सुदूर गांव में पढ़ता हो, साउथ के या नॉर्थ ईस्ट के या उत्तर प्रदेश के ही, तो उसके पास न तो वो शिक्षा और न वो मानसिक उसका स्थिति, न वो उसके अंदर आत्मविश्वास, तो वो कैसे उन पदों पर पहुंचेगा? वो उन पदों पर पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आज भी सिविल सेवा की परीक्षा में जाने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि व्यक्ति को मात्र ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने हमारे दलित बहुजनों में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आज भी वो ठीक से अपना नाम तक भी नहीं लिख सकते, और बाकी तो बात वो बाद में करेंगे। तो उनको हम कैसे उसमें आने देंगे? तो मैम आरक्षण उनको किस तरह से हेल्प कर पाएगा? आप ये बताइए, जो ग्रेजुएट होने के आरक्षण के माध्यम से जो पद सुरक्षित हैं उन पदों पर हम उनको लेके आएंगे तो फिर वो काम करेंगे। आपको लगता है कि ऐसा एक व्यक्ति जो कि अपना नाम तक नहीं लिख पा रहा और हमने उसको लाकर एक ऐसी सीट पर बिठा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सिविल सेवा की या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सभी के लिए समान पेपर होता है, समान वो होता है। बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा उसका जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आप देखें तो आज भी सिविल सेवा में या बाकी सेवाओं में जो बहुत सी परीक्षा होती है उनमें सबका स्तर लगभग बराबर ही है, लगभग बराबर है। बल्कि मैं कहती हूँ कि सिविल SC/ST के बच्चों का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन उनके जो परसेंटेज है उनकी रिजर्वेशन की वो लिमिटेड है, तो उनको उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। ये जो है मैं समझती हूँ कि आरक्षण को अभी रहना चाहिए, एक संवैधानिक प्रावधान है। ये तब तक रहना चाहिए जब तक बाबा साहब का हर व्यक्ति को सम्मान करने का सपना पूरा ना हो जाए, तब तक इसको रहना चाहिए। तो आप मानती हैं कि आरक्षण जो है वो दलित समाज की कुछ मदद कर रहा है? हाँ, मदद कर रहा है। पर एक बात जो आपने कही कि जो समाज का उच्च वर्ग है उसके दिमाग में अभी भी यही ख्याल है
तो आरक्षण उस ख्याल को कैसे दूर करता है? देखिए, आपने एक बात कही थी कि हम जब देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो दलित वर्ग से आए हैं, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि चलिए, अभी एक रीसेंट फिनोमिना है पिछले 10-12 साल से कि एक मैनेजमेंट कोटा में जहाँ पे आप 50-50 लाख करोड़ लोग पैसा भर के सीट हासिल करते हैं और उसके बाद इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं और भी बहुत से फील्ड्स हैं जिनमें निकलते हैं। तो आप समझते हैं कि जो लोग ज़्यादा मोटा पैसा भर के वहां पहुंचते हैं, क्या वो इतने योग्य होते होंगे? क्योंकि उनको भी देखा जाए तो कंपटीशन में दाखिला नहीं मिला। आपका जवाब यहीं पे हाँ, मैम। तो जब उनको स्वीकार करता है समाज, तो ये जो लोग हैं जो दलित वर्ग से आते हैं और उसमें आते हैं, बात पूरी हो जाने दीजिए मेरी। तो जब वो वहां पहुंचते हैं, देखिए अब मैं भी अब मेरे पास जो टारगेट आते हैं मैं पूरे करती हूँ, और एक बार एडमिशन के लेवल पे, नौकरी में रिक्रूटमेंट के लेवल पे जो भी आरक्षण है वो पूरा करने के बाद हमें किसी भी किस्म का आरक्षण नहीं है। हम बराबर उसी तरीके से हमारी प्रमोशन की जो भी होती है उसके आधार पे हम पहुंचते हैं। तो सबके लिए समान उसमें क्राइटेरिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसमें जिम्मेदारी के साथ सब काम करते हैं। इसमें व्यक्ति की योग्यता को सिर्फ इसलिए नकारा नहीं जाना चाहिए कि वो एक आरक्षण से आया हुआ है और उसको जो है उस कोटे से आया हुआ है, तो ये गलत है। ये उसके मान सम्मान के ऊपर बहुत जबरदस्त कुठाराघात है। मैम, जो आपने अभी इसमें एक प्रश्न उठाया, मैं केवल उसका जवाब आपको दे सकती हूँ कि जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग पैसा देकर इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, ये बहुत ही वेल नोन है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें इस तरह का पैसा देकर एडमिशन होता है। तो मैं किसी भी कॉलेज या उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जरूरत भी नहीं, परंतु ज़्यादातर लोग जानते हैं उन सब कॉलेजेस के नाम, और मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जब हम ये बात हमें पता लगती है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है, ये उस कॉलेज से है, तो समाज उसको उसी तरह से ट्रीट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक आप डिफर करते हैं, ये मेरा और आपका अलग अलग मत है, परंतु ऐसा कुछ है, ये मेरा मानना है। परंतु जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण को अभी चलने देना चाहिए, समाज को, दलित समाज को अभी भी इसकी ज़रूरत है जी। तो इसके आगे हम चलते हैं। मैम, कितने ही कांड हैं, जैसे कि सुनपेड़ कांड हो या दनकौर कांड, आपने बहुत आगे बढ़कर उन सब में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो अपने उस अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ शेयर कीजिए। जी। दनकौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा एक तहसील है जिसमें एक अट्टा गुजरान करके एक गांव है। वहाँ पर दलित समाज की एक, यहाँ दिल्ली एनसीआर में जितने भी जो दलितों के मकान घर हैं उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है खेतीबाड़ी की, और उसकी बहुत कीमत है। तो उसके ऊपर जो सवर्ण जाति के लोग होते हैं वो आए दिन उस पर कब्जा करते रहते हैं। तो ये ऐसा ही कब्जे का एक केस था जिसमें कि एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने उनका घर काफ़ी कब्जा कर रखा था ज़मीन के ऊपर। तो उस दिन भी ऐसी स्थिति आई कि उसमें उन्होंने लूट की थी। लूट करने के बाद उन्होंने उसका मोबाइल और पर्स वर्स लूट लिया। तो ये जो दलित समाज का व्यक्ति था, इसने चाहा कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक 5-7 दिन वो पुलिस अधिकारी के ऑफिस के चक्कर लगाता रहा कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने परिवार की स्त्रियों के साथ, 3-4 भाई थे वो और उनकी पत्नियां, डीएम ऑफिस के सामने जाके उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लूट की और कब्जे की। तो जिस एसओ का जो थाना बनता था, उसको जैसे ही पता लगा कि ऐसे ऐसे ये वहाँ जाके डीएम के ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, तो वहाँ जाके उस एसओ ने मारपीट की और बुरी तरह से बहुत वायलेंस हुआ। इस मारपीट धक्का मुक्की में उन औरतों के कपड़े फट गए, वो निर्वस्त्र हो गई। देखिए, आप भी लेडी हैं, मैं भी लेडी हूँ। लेडी की गरिमा होती है, जब उसका उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, बहुत अपमान हुआ, तो कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे। आप जानते हैं आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो स्थिति कोई भी हो, एक्सीडेंट हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो लोग फटाफट मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। उन लोगों की भी लोगों ने रिकॉर्डिंग की जब वो औरतों के कपड़े फटे, उनके साथ अपमान हुआ, और उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने व्हाट्सएप पे चला दिया।
वो व्हाट्सएप की मेरे ख्याल है सब ने देखा, मैंने भी देखा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए। मैंने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी बुरी स्थिति ऐसे हो ही नहीं सकता किसी के साथ। लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसा हुआ है। पता चला कि इधर ही है, नज़दीक है, दिल्ली से 40-50 किलोमीटर दूर है। तो मैं शाम के टाइम अंधेरा हो गया था, मैं वहाँ पहुँची, गांव में पहुँची। गांव में क्या, मैं पहले डीएम ऑफिस गई, तो डीएम ऑफिस गई तो अंधेरा हो गया था, तो वहाँ पे कुछ पत्रकार लोग थे, वो मेरे पीछे आ गए। फिर मैं गांव में पहुँची, तो गांव में पहुँचकर देखा तो उन लोगों को जेल में भी बंद कर दिया था। उस घर की महिलाओं को, उनके दूध पीते 2-3 बच्चों को और सारे भाइयों को, एक छोटा भाई वहाँ पे था, सबको बंद कर दिया था। 4-5-7-8 लोगों को बंद किया था। तो वहाँ जाकर मैंने पुलिस अधिकारियों को फिर फ़ोन लगाना शुरू किया। रात हो रही थी काफ़ी, लेकिन मैं आज स्वभाव से बहुत निडर हूँ। मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया, एसपी को भी फ़ोन किया, डीआईजी को भी फ़ोन किया, आईजी को भी। अंततः मुझे एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर मिल गए फ़ोन पर। तो मैंने उनसे फिर बात की, मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि मैं हूँ ऐसे प्रीता हरित हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ, दिल्ली से आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, इनके साथ ये घटना हुई है और अभी तक भी इनके साथ कोई न्याय क्या, इनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उल्टे इन लोगों के साथ मारपीट का केस बना के इनको थाने में बंद कर दिया है। तो उन्होंने सीधे सीधे छूटते ही मुझसे कहा कि आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं रिश्तेदार हूँ, मैं इंसानियत के नाते इनके रिश्तेदार हूँ। वैसे मैं ये एससी लोग हैं, मैं भी एससी की हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के आज यहाँ पे आई हूँ, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने तो मुझे तो आश्वासन दिया कि वो हेल्प करेंगे इस केस में। ये बात फिर न्यूज़पेपर्स में भी आ गई थी क्योंकि वो पत्रकार लोग साथ थे। उसके बाद अगले दिन बहुत से संगठन आए, बहुत से लोग आए, या हमने बात को एससी कमीशन तक भी पहुंचाया, हमने उसके बारे में बहुत दबाव बनाया। इस दबाव के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो छोड़ने के बाद उनके ऊपर धाराएं लगाई, बलवा करने की धारा, पुलिस अधिकारी से मारपीट करने के अधिकार, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक उनके ऊपर लगा दिया। और बाद में वो सारी धाराएं उन पर से हटा के सबको छोड़ दिया, एक व्यक्ति को सारी धाराएं हटा दी, उनके ऊपर एफआईआर वगैरह भी नहीं हुई, कुछ सब कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि दलित समाज का मान सम्मान क्या इतना शून्य है, क्या इतना हीन है कि उनको जब मर्जी उठा के उनके साथ अपमानजनक तरीके से बर्ताव हो, फिर उनको जेल में डाल दिया जाए, फिर अगले दिन उनके साथ सामने सारी धाराएं हटा दी जाएं क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर बनाया, और उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया जाए। तो क्या उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर एक्शन नहीं बनता? तो उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया, स्टेट कमीशन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बाद उसी समय 15-20 दिन के बाद ये सुनपेड़ का एक, फरीदाबाद में है, हरियाणा में सुनपेड़ गांव है, वहाँ पर एक घटना हो गई और इत्तफाकन समझ लीजिए दोनों परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वहाँ पर भी एक दलित समाज के परिवार के ऊपर उन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई, जिससे कि दुर्भाग्यवश उस परिवार के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। तो चूंकि हमने पिछले 15-20 दिन को एक माहौल बनाया था, एक जन जागृति पैदा की थी, तो सुनपेड़ में सारे राष्ट्रीय संगठन पहुंचे और मुख्यमंत्री पहुंचे, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, बड़े बड़े नेताओं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता पहुंचे, बड़े बड़े संगठन पहुंचे, लेकिन जो दनकौर में कोई भी नहीं पहुंचा। और सुनपेड़ में भी आज तक भी हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, आज भी उनका केस पेंडिंग है। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिलकर आई थी, मैंने उनसे भी कहा था कि इस केस में, इसमें भी 2 मुद्दे हैं, एक सुनपेड़ का मुद्दा, उससे 1 साल पहले का एक और मुद्दा। मैंने कहा दोनों मुद्दों में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो एक साथ दोनों को डिसाइड किया जाना चाहिए। सुनपेड़ में भी हमने एक वहाँ पे दलितों की पंचायत की थी फरीदाबाद में, उस पंचायत के फलस्वरूप अगले दिन सीबीआई ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की थी, उसका एक अच्छा रिजल्ट आया था। तो ये 2 बहुत बड़ी अहम घटनाएं हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए हमारे समाज के लोगों के ऊपर, लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से हमने देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन पैदा कर दिया कि हर व्यक्ति अब इन घटनाओं से अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ के देख रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऊना गुजरात में है, आप जानते हैं, वहाँ पर फिर एक ऐसी घटना हो गई। फिर सवर्ण जाति के लोगों ने ऊना के
जो गाय का चमड़ा उतार के अपनी जीविका चलाते हैं, वो दलित जाति के लोग हैं, उन लोगों के साथ मारपीट की, उनको नंगा करके बेल्ट से मारा, और न सिर्फ मारपीट की, अपमान किया, उनकी वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर उन्होंने उसको व्हाट्सएप पे चलाया और उनके साथ एक हफ्ते तक ऐसा चलता रहा। कोई एफआईआर नहीं हुई उनके ऊपर और उनको कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद किसी चैनल वालों ने, न्यूज़ मीडिया की नज़र पड़ी, तो उसके बाद वो मसला मीडिया में उछला तो फिर ये राजनीतिक मसला भी बना। सारी पार्टियों के नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री लोग पहुंचे, दिल्ली से भी पहुंचे, गुजरात से भी पहुंचे, बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचे। गुजरात हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नेटिव टाउन, और मैं भी गई थी वहां पर, और वहां पे 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था। 31 जुलाई को रैली हुई थी जिसमें मैं भी शामिल हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं ये कहती हूँ बहुत बुरी बात है, लेकिन जब भी ऐसी घटना होती है तो समाज सारा जुट जाता है कि इस देश में समान अधिकारों के संविधान के साथ हम सबको संविधान में समान अधिकार दिए, तो फिर ये व्यक्ति के मानवाधिकारों का जाति के आधार पर हनन क्यों होता है? उसको क्यों हीन बनाया जाता है? क्यों उसका अपमान होता है? ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। ये किसी भी देश की विकास प्रक्रिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सीमित करके, कुंठित करके, अपमानित करके देश विकास यात्रा की ओर बढ़े। ये गलत है। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए, उसके मान सम्मान का अधिकार होना चाहिए। बस उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपकी इन बातों का कुछ और डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ बने रहिए A to Z। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं प्रीता हरित जी से। सबसे पहले आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि धनकौर कांड हो या कोई भी और ऐसा मसला हो दलितों को लेकर, और आप उसको बहुत स्ट्रांगली लेकर उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आपका संगठन हमेशा आगे रहता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये केवल दलितों के साथ ही नहीं है। हमारे देश में कोई भी गरीब तबके का आदमी होता है, उसका दमन काफ़ी हद तक किया जाता है। दलितों को लेकर उसमें कुछ ग्रेविटी और ज़्यादा आ जाती है क्योंकि वो कुछ और पीछे हैं, पर ऐसी घटनाएं केवल दलितों के साथ ही नहीं है, काफ़ी और भी समाज के लोगों के साथ होती रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि और किसी समाज के वर्ग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु ये आपसी हमारा और आपका मत है। तो अब इससे आगे चलते हैं। मैं आपकी बात को यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि हम यहाँ एसी रूम में बैठ के ये बात कह रहे हैं, और हो सकता है मेरे साथ उत्पीड़न न हो क्योंकि मैं IRS ऑफिसर हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, अपने अधिकारों को बखूबी जानती हूँ। आप यहाँ से निकल के कहीं भी चले जाइए, मैं बाहर की बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली के अंदर की बात कर रही हूँ। आप दिल्ली की उन कॉलोनियों में चले जाइए जहाँ पे ज़्यादातर लोग दलित समाज के लोग रहते हैं, या आप दफ्तरों में चले जाइए, आज भी मानसिक भेदभाव है और मान सम्मान की कमी है। मैं उसी मान सम्मान की कमी को दूर करना चाहती हूँ, मैं उसी मानसिक भेदभाव को दूर करना चाहती हूँ, और मैं इसके लिए खुद अपने समाज के लोगों को जिम्मेदार ठहराती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने लिए कम सेट किया है। बाबा साहब ने तो सब कुछ दिया हमें, संविधान में बराबरी के सब अधिकार दिए। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और हम उसको चुपचाप सह लेते हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते या हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ उन्होंने हमें दिया है। तो मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अब ये जो है गरीब के साथ होता है और दलित के साथ ही नहीं होता। ये है, मैं आपकी एक बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि इस देश में एक आम इंसान का, मैं आम आदमी नहीं बोलूँगी कि वो पार्टी के साथ जुड़ जाता है, एक सामान्य व्यक्ति का, जो गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सम्मान और एक जो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से जी रहा है अपना जीवन, उसके व्यक्ति के सम्मान में अंतर है। गरीब आदमी का सम्मान इस देश में कम होता है, लेकिन यदि वो आदमी गरीब होने के साथ साथ दलित भी है, छोटी जाति से भी आता है, तो उसका सम्मान बिल्कुल नहीं होता। तो उसी मान सम्मान की लड़ाई हम लेकर चले हैं। तो आप अपने संगठन को आज से अगले 5 वर्षों में
क्या कहाँ पर देखती हैं, कहाँ पर इसे ले जाना चाहेंगी? और देखिए, संगठन को औपचारिक रूप से घोषित हुए 2 साल हुए हैं। वैसे तो 2 ढाई 3 साल से काम कर रहे थे। 2 ढाई साल के अंदर संगठन देश के 24 राज्यों में काम कर रहा है और हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा होने के कारण और हमारी गतिविधियों और हमारी विचारधारा से सहमत होने के कारण संगठन से जुड़ा है। मैं बहुजन सम्यक संगठन को इस देश का सबसे बड़ा संगठन बनाना चाहती हूँ और अगले 5 साल तो बहुत देर की बात है, उससे पहले ही हम इस संगठन को इस देश का सबसे बड़ा संगठन बना देंगे। तो क्या हम 2019 में होने वाले आम चुनाव में इस संगठन को कहीं पर देख सकेंगे? देखिए, चुनाव तो राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग होते हैं, एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन के आधार पर अभी आप चुनावों की बात जो पूछ रहे हैं, तो इन दोनों सवालों में एक बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को भरने के लिए अगर आप सवाल पूछें उस गैप को बिना भरे तो कहीं हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि पहले बाबा साहब सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बात करते थे। यही बात मान्यवर काशीराम साहब भी करते थे कि इस देश में जब तक दलित बहुजनों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण न हो जाए, तब तक जो राजनीतिक समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है, जब उन्होंने हमें समान वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने ये कहा था कि आज हमारे लोगों के लिए राजनीतिक समानता और सामाजिक और आर्थिक असमानता का माहौल है। तो जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानता के माहौल को हम बदल नहीं लेते तो राजनीति अगर कोई ऊपर से करता है तो फिर वो ऊपर की राजनीति हो जाती है। तो जब तक बेस मजबूत ना हो जाए उस बारे में बात करना इस समय उसका कोई मायने नहीं है। आपके इस संगठन की रणनीति क्या है? अब आगे के किस तरह से आप इसे आगे लेकर जाना चाहें? इसी महीने की मार्च 25 और 26 तारीख को दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन में रानी झांसी रोड पर हम लोग देश के सभी दलित बहुजनों के संगठनों की एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। इसे हम राष्ट्रीय अधिवेशन कह रहे हैं और देश के 5000 से भी ज़्यादा जो सामाजिक संगठन हैं उनको हमने वहाँ बुलाया है। बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ आने वाले हैं। उनके माध्यम से इस समय के देश में जो हमारे दलित बहुजनों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर विचार विमर्श होगा, एक खुला संवाद होगा जिसमें हम लोग अपनी सामाजिक और जो सामाजिक स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे और जो हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो भी उपाय हैं उनके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों को यही संदेश है, देश भर के लोगों को यही संदेश है कि इस संगठन में 25 और 26 मार्च को जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने योग्य विचारों को, बहुमूल्य विचारों को वहां रखें और आगे के लिए समाज के लिए क्या ज़रूरी है, संगठन के माध्यम से देश के लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, उसके बारे में ज़रूर आप योगदान करें। यही मैं चाहती हूँ, यही बहुजन सम्यक संगठन चाहता है। इसके लिए आप लोग आए, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके रुकने और खाने का भी सब आयोजन संगठन के माध्यम से लोग कर रहे हैं हम लोग। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मैं घर घर पहुंचाना चाहती हूँ। हर घर में बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया था, हर व्यक्ति के मानवता के अधिकारों के लिए, व्यक्ति की गरिमा के लिए उन्होंने काम किया था, सामाजिक स्वतंत्रता के लिए काम किया था, भाईचारे के लिए काम किया था, बंधुता के लिए काम किया था। उन डॉक्टर अम्बेडकर को मैं इस देश के हर व्यक्ति के घर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। ये राष्ट्रीय अधिवेशन 25 और 26 मार्च को उसी दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। प्रीता हरित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी एक खास मुलाकात प्रीता हरित जी के साथ। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़।